प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के अध्याय 10 में वर्णित कविता आओ मिलकर बचाएं, जिसकी कवयित्री है निर्मला पुतुल। आओ मिलकर बचाएं कविता के प्रश्नोत्तर हल करने जा रहे हैं। इस कविता को हमने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया है, इसका भावार्थ समझ लिया है, इसका अर्थ ग्रहण कर लिया है। आइए आज हम इससे संबंधित प्रश्नोत्तर हल करें। पहला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? माटी का रंग किस बात की ओर संकेत किया गया है? माटी का रंग वाक्यांश का प्रयोग करते हुए कवयित्री ने झारखंड के लोक जीवन की विशेषताओं की ओर संकेत किया है। संथाल के लोग झारखंडी भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके जीवन में उल्लास होता है, उनके मन में मधुरता होती है, वे भोले और सरल हृदयी और सरल स्वभाव के लोग होते हैं तथा आत्मसम्मान के लिए उनमें संघर्ष करने की भावना तथा अक्खड़पन भी देखने को मिलता है। दूसरा प्रश्न है, भाषा के झारखंडीपन का क्या अभिप्राय है? भाषा का झारखंडीपन बचा रहना चाहिए, कवयित्री ये चाहती है। तो भाषा के झारखंडीपन से आशय है कि झारखंड की भाषा का स्वाभाविकता और मौलिकता के साथ प्रयोग किया जाए। बोलचाल तथा उच्चारण में झारखंड की भाषा की विशेषताओं को ध्यान में रख करके बोलना ही झारखंडीपन है। झारखंड के लोगों की स्वाभाविक बोली और उसे बोलने का लहजा, उनका जो विशिष्ट अंदाज है वो बचा रहना चाहिए, वो बना रहना चाहिए। इन सब का प्रयोग भाषा में करना, इससे ही झारखंडीपन, इसी को हम झारखंडीपन कहते हैं, भाषा का झारखंडीपन कहते हैं। दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता है। इस बात पर विशेष बल दिया गया है कि दिल के भोलेपन के साथ जो अक्खड़पन है और जुझारूपन है संथाल आदिवासी लोगों का, उसको बचाने की आवश्यकता पर बल क्यों दिया गया है? कवयित्री मानती है कि झारखंडी लोगों का मन पवित्र होता है, वे स्वभाव से भोले होते हैं, परंतु उनमें अक्खड़पन भी देखने को मिलता है और उनके स्वभाव में जुझारूपन भी पाया जाता है। स्वभाव के भोलेपन के साथ अक्खड़पन और संघर्षशीलता का गुण कवयित्री को उनका विरोधी नहीं लगता, बल्कि ये दोनों गुण आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। अक्खड़पन होना और जुझारूपन होना, विषम से विषम परिस्थितियों में जूझ जाना, विषम से विषम परिस्थितियों में जूझ कर सफलता प्राप्त कर लेना, संघर्ष करने के पश्चात सफलता प्राप्त कर लेना। तो इस प्रकार से संघर्षशीलता का उनका जो गुण है, कवयित्री मानती है कि यह उनका विरोधी गुण नहीं है, वरन एक दूसरे का पूरक ही दिखाई पड़ता है। प्राय भोले लोग ही अनीति के विरुद्ध तनकर खड़े होते हैं और संघर्ष करते हुए कठोर रुख अपनाते हैं। अतः कवयित्री चाहती है कि दिल के भोलेपन के साथ इनका अक्खड़पन भी बचा रहे और उनका जुझारूपन भी बना रहे। दिल के भोलेपन के साथ में इन लोगों का अक्खड़पन भी बना रहे और जुझारूपन भी बना रहे। जीवन में संघर्ष करना इनके स्वभाव में हमेशा बना रहे, चुनौतियों से संघर्ष करना इनका स्वभाव बन जाए और इस प्रकार से संघर्ष करते हुए, चुनौतियों से लड़ते हुए ये अपनी जीवटता के साथ, सरलता के साथ, मन के भोलापन के साथ में अपने हृदय की खुशियों को व्यक्त करते हुए अपना जीवन हंसी खुशी से बिताएं। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? आदिवासी समाज की बुराइयों को हम इस उत्तर के अंदर प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रस्तुत कविता में आदिवासी समाज की कुछ बुराइयों का भी वर्णन किया गया है। शहर की दूषित संस्कृति के कारण संथाल समाज में नंगापन आ गया है। अब वे पहनावे में बहुत कुछ बदलाव कर रहे हैं शहर की दूषित संस्कृति के दुष्परिणामों के रूप में। उनका जो पहनावा अब देखने को मिल रहा है, उसमें छोटे वस्त्र पहनना, शरीर को दिखाने जैसे वस्त्र पहनना, तो यह एक बुराई इस समाज में दिखाई पड़ रही है। समाज में नंगापन आ गया है, लोग अमर्यादापूर्ण आचरण करने लगे हैं। साथ ही साथ जो हरी भरी बस्तियां हैं, जिसमें बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, पेड़ों से आच्छादित बस्तियां हैं, उनको भी लोग लोभ और लालचवश काट रहे हैं। ये बस्तियां अब पेड़ों से विहीन होती जा रही है, बस्तियां पेड़ों से विहीन होकर नंगी होती जा रही है। तो इनको बचाने की भी और कवयित्री आग्रह करती है और इसे भी एक बुराई के रूप में ही मानती है।
धरती हरियाली के अभाव में नंगी दिखाई दे रही है। लोगों के आपसी संबंधों में भी अब ठंडापन आ गया है। तो इस प्रकार की बुराइयां आदिवासी समाज में देखने को मिलती है। इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है। क्या आशय है, कवियत्री क्या कहना चाह रही है कि इस दौर में भी बचाने को हमारे पास बहुत कुछ बचा है। कवियत्री मान रही है कि इस समय शहर की अपसंस्कृति बहुत तेजी से फैल रही है, बढ़ रही है। शहरीकरण ने संथाली जीवन की मौलिकता में अनेक परिवर्तन कर दिए हैं। यहाँ का पर्यावरण दूषित हो चुका है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जंगल की ताज़ी हवा प्राप्त नहीं हो रही, जंगलों की ताज़ी हवा प्राप्त नहीं हो रही है, पहाड़ों की शांति गायब हो गई है, विशेष और विचित्र प्रकार का शोरगुल दिखाई पड़ रहा है। परंतु ऐसी स्थिति में भी वहाँ के लोक जीवन के अनेक सद्गुण और विशेषताओं को अपनाए हुए हैं। उनको बचाना बहुत आवश्यक है। इन सद्गुणों को बचाते हुए, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी आशा, थोड़ी सी आकांक्षा जो बची है, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे सपने बच जाएं तो उन सपनों के आधार पर हम जोश के साथ, उम्मीद के साथ, उत्साह के साथ कार्य करें, हमारे सपनों का समाज बनेगा। हमारा जो समाज बनेगा वह हमारे सपनों का समाज बनेगा, समृद्ध समाज बनेगा, विकसित समाज बनेगा। जैसा कि कवित्री कहती है कि थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। आओ मिलकर बचाएं। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। जब सपने बचेंगे, सपनों में हम उम्मीद के साथ, उत्साह के साथ में कार्य करने का रंग भरेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे सपने सफल होंगे और हम सुखी और समृद्ध जीवन प्राप्त कर सकेंगे। निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट एक लाक्षणिक प्रयोग है कवियत्री का। इसका आशय यह है कि दैनिक क्रियाकलाप जिसमें न उत्साह है और न ही उमंग है। ठंडी होती दिनचर्या, ऐसी दिनचर्या जिसमें न तो उत्साह बचा और न ही उमंग बची है, जो एक बंधी बंधाई गति से चलता जाता है। सुबह उठे, खाना खाया और दिन भर का छोटा मोटा कोई काम है वो किया, फिर खाना खाया, फिर सो गए। इस प्रकार की जो दिनचर्या है, बंधी बंधाई दिनचर्या है, उसके अंदर ही पूरा का पूरा समय व्यतीत हो रहा है। जीवन की गर्माहट में भी एक सांकेतिकता हमें देखने को मिल रही है। जीवन की गर्माहट जीवन की सजगता और उमंग, उत्साह का प्रतीक है। जीवन की गर्माहट सजगता का प्रतीक है, उमंग और उत्साह का प्रतीक है। इन दोनों कथनों में सांकेतिक भाषा के कारण एक प्रतीकात्मकता हमें देखने को मिलती है। इन पंक्तियों का अर्थ गांभीर्य बहुत प्रशंसनीय है। मुक्त छंद अतुकांत है, किंतु शैली में प्रवाह है और इसकी भाषा सरल है, जो हमें देखने को मिलती है। निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए। थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इसके बारे में कवित्री ने शहरी दुष्प्रभाव के उपरांत भी संथाली लोक जीवन के बचे हुए सद्गुणों और विशेषताओं की रक्षा का आग्रह किया है। वे अपनी मातृभूमि के प्रति कवित्री का प्रेम जो इसमें दिखाया गया है वह प्रशंसनीय है। कवित्री ये चाहती है कि उसकी मातृभूमि, उसके लोग, उसके समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग में जो स्वाभाविक गुण है, जो नैसर्गिक गुण है, वो गुण बचे रहने चाहिए। शहरी आबोहवा का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, शहरी अपसंस्कृति का दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उससे इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को, यहाँ की लोक संस्कृति को बचाया जाना चाहिए। साथ ही साथ इस छंद में हिंदी और उर्दू के शब्दों का भी मिश्रित प्रयोग अत्यंत प्रभावशाली रूप में किया गया है। मुक्त छंद है जो तुकांत नहीं है और कथन अत्यंत प्रभावशाली बन पड़ा है। कवियत्री ने संथाली समाज के शेष बचे हुए विश्वास को, आशा और सपनों के लिए थोड़ा सा, थोड़ी सी और थोड़े से शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो अत्यंत भावपूर्ण बन पड़ा है और इससे सशक्त अभिव्यक्ति को बल मिला है। अगला प्रश्न है, बस्तियों को शहर की किस आबोहवा से बचाने की आवश्यकता है? बस्तियों को शहर की किस आबोहवा से, ऐसी कौन सी आबोहवा है, यानी वहाँ का शहर की संस्कृति का प्रभाव, इससे ये अर्थ हम लेते हैं।
प्राकृतिक वातावरण के बीच बसी बस्तियों में प्रकृति का पवित्र और मौलिक प्रभाव सदैव देखने को मिलता है। आदिवासी बस्तियां प्रकृति के बीच बसी हुई है, उनके अंदर पवित्रता है, उनकी मौलिकता है, स्वाभाविकता है, उनका जो जीवन जीने का नैसर्गिक गुण है वो हमेशा बना रहना चाहिए। वहाँ का जीवन सरलता और सरसता लिए हुए होता है। शहर की आबो हवा में प्रकृति से दूरी है, अपवित्रता है, बनावटीपन है, छल कपट आदि बुराइयां शामिल होती है। शहर की जो संस्कृति है उसमें नीरसता, उत्साहहीनता, एक ढर्रे पर चलती हुई बंधी बंधाई जिंदगी और संवेदनहीनता होती है। बस्तियों को इन बुराइयों से बचाने की आवश्यकता है। आप अपने शहर या बस्ती की किस चीज को बचाना चाहेंगे? प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने शब्दों में देना चाहिए। आप अपने आसपास, जो आपकी बस्तियों के आसपास विभिन्न प्रकार की बुराइयां देखते हैं, उन बुराइयों को आप अपने मन मस्तिष्क में उनका एक शब्द चित्र बना करके अपने शब्दों में इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। इसका उत्तर हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि हम अपने शहर या बस्ती की मौलिक विशेषताओं को बचाना चाहेंगे, क्योंकि उनकी पहचान विश्व में इन्हीं चीज़ों से होती है। हम अपने शहर के पर्यावरण को बचाना चाहेंगे। हम यह भी चाहेंगे कि जो हमारे आसपास ऐतिहासिक धरोहरें हैं उनकी भी रक्षा हो, जो हमारे शहर की शान है। साथ ही साथ हम हमारे पर्यावरण को भी बचाना चाहेंगे। साथ ही साथ हम हमारे यहाँ के जो विभिन्न प्रकार के तीज त्योहार, पर्व, उत्सव आदि मनाए जाते हैं, उन हमारी सांस्कृतिक और साहित्यिक विशेषताओं को भी हम बचाना चाहेंगे। आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर हम टिप्पणी इस प्रकार से कर सकते हैं। आदिवासी समाज पर शहरी सभ्यता के बढ़ते हुए दुष्प्रभाव के कारण अब उनकी मौलिकता नष्ट होती दिखाई पड़ रही है। शिक्षा के प्रसार, संचार साधनों के विस्तार तथा नगर की संस्कृति के संपर्क में आने के कारण आदिवासी समाज का जीवन अब बदल रहा है तथा पर्यावरण विनाश के कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। आदिवासी समाज अपना नैसर्गिक आकर्षण खोता जा रहा है। इस प्रकार आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर हम टिप्पणी लिख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत सारे प्रश्न आपसे इस प्रकार के पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी रचनात्मकता, अपनी तर्कशीलता के द्वारा प्रस्तुत करना है। आप उन प्रश्नों के उत्तर अपने खुद के शब्दों में क्रमबद्ध रूप से, व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करें, जिससे आपको श्रेष्ठतम अंकों की प्राप्ति होगी। आज हमने हिंदी कक्षा 11 काव्यखंड के अध्याय 10 में वर्णित कविता आओ मिलकर बचाएं के प्रश्नोत्तर हल किए हैं। अगले वीडियो में हम आपके लिए बहुत उपयोगी पाठ्य सामग्री लेकर उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।